चलिए, वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो आपके एक मतलब पर वीक में जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक से कुछ टॉपिक को मैंने लिया है और जो इंपॉर्टेंट लगा उसी के जो है आज एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पेपर में जैसे आपके छपने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर जो है, इंग्लिश में बात कर लेता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया लार्जेस्ट रामसर साइट्स। फर्स्ट कह रहा है कि अमॉन्ग इंडिया लार्जेस्ट रामसर साइट्स कोपरा, ठीक है, कोपरा रिजर्वेशन इन राजस्थान इज द 95th एंड जो है सिलीसेड लेक इन छत्तीसगढ़ इज द 96 रामसर साइट। सेकंड कह रहा है कि इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट ग्रांट्स दीज एरिया रिकॉग्निशन एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्रोमोटिंग biodiversity conservation. First is only one, second is only two, third is both one and two, and fourth is neither one neither two. हिंदी में बात कर लेते हैं कि भारत के नवीनतम रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत के नवीनतम रामसर स्थलों में राजस्थान का कोपरा जिला से जो है 95th है और छत्तीसगढ़ की सिलीसेड झील जो है 96 रामसर स्थल है। दूसरा, रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने से इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिलती है, जो जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देती है। पहला कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या बोला है, पहला देखिए ध्यान से, जो कोपरा जलाशय दिया है 95th राजस्थान का, जबकि कोपरा जलाशय राजस्थान का नहीं है। ये किसका है बेटा? छत्तीसगढ़ का। ये राजस्थान का नहीं है, ये किसका है? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बात समझ में सभी को? फर्स्ट क्यों गलत है? फर्स्ट इसलिए गलत है कि कोपरा जो जलाशय है, यहां लिखा है कि राजस्थान का। राजस्थान का तो पहली बात तो है ही नहीं। ये कोपरा जलाशय कहां का है? छत्तीसगढ़ का। तो यहां पर राजस्थान लिख के ये हो गया गलत। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर तो वैसे ही गलत हो गया। अगर एक नंबर गलत हो जाएगा, 1 और 2 भी गलत हो जाएगा। जाहिर सी बात है 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, यानी कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने से इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिलती है, जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा देती है। इस तरह से चीजों को आपको लेकर चलना है। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जो सिलीसेड जो झील है, वो बिल्कुल सही बात है, वो छत्तीसगढ़ का है। वो 96 रामसर स्थल है, लेकिन यहां पर गलत राजस्थान का दे दिया था कि कोपरा जलाशय है, जबकि कोपरा जलाशय कहां का है बेटा? वो आपका छत्तीसगढ़ का है। और सिलीसेड जो झील है, वो कहां का है? वो कहां का है? राजस्थान का है। राजस्थान का है। जस्ट अपोजिट दे दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। ठीक है, आपको याद होगा कि गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया अराउंड 1600 किलोमीटर एंड आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट मैरीन फिशरी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यह भी आप सभी को याद रखना चाहिए। तो क्यों गलत हुआ? क्लियर इसलिए गलत हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्लियर कर दूं आप सभी को। गलत इसलिए हुआ कि जो कोपरा जलाशय है, जो कोपरा जलाशय जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो कोपरा जलाशय कहां का है? तो कोपरा जो जलाशय है, वो आपका छत्तीसगढ़ का है। कहां का है? छत्तीसगढ़ का। क्लियर है? कोपरा जलाशय। और सिलीसेड कहां का है? सिलीसेड, तो सिलीसेड जो झील है, वो आपका कहां का है? वो सिलीसेड झील जो है अपना राजस्थान का है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फेस्टिवल राजस्थान में, एरिया वाइज राजस्थान नंबर 1 पे है। क्लियर है? और यहां पे जस्ट अपोजिट दे दिया था, इसीलिए पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही बात है कि इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स ग्रांट्स दीज एरिया रिकॉग्निशन एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्रोमोटिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। क्लियर है सबको? दूसरा एक पॉइंट और आपको लिखना है। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये है, मैं लिखवा देता हूं आप सभी को। याद रखिएगा कि गुजरात, लिखिए गुजरात, गुजरात, ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। गुजरात के बारे में लिखना है कि गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट, लिखिए हैज द लॉन्गेस्ट, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट, ऐसे लिख लीजिए। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट, क्या है ये? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लिखिए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ऐसे लिखिए। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, इन इंडिया अराउंड, इन
इंडिया अराउंड कितना 1600 किलोमीटर। कौन? गुजरात। एंड आंध्र प्रदेश, लिखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में क्या लिखेंगे? तो आंध्र प्रदेश किस मामले में नंबर 1 पे है? इज द लार्जेस्ट मैरीन, इज द लार्जेस्ट, ऐसे लिखिए मैरीन, इन द लार्जेस्ट मैरीन क्या है? फिशरी प्रोड्यूसिंग स्टेट, फिशरिंग मछली, फिशरिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट। क्लियर है? तो याद रखिएगा मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो 2 चीजें याद रखिएगा, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका थोड़ा सा सेटिंग सही कर दूं, ये चेहरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बैकग्राउंड जो है हमेशा खूबसूरत होना चाहिए। क्लियर है? पहले तो मैं दिखा दूं इस क्वेश्चन को, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है इसका बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा गुजरात के बारे में अगर आपसे पूछे या किसी के बारे में पूछे तो कम से कम ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ के बारे में हमने जिसे कहा कोपरा का, ये क्या है? ये 95th है, 95th है। और सिलीसेट जो है वो कितना है? वो जो है राजस्थान का है, वो 96 है। ठीक है? क्लियर है? ये जरूर, बस आपका स्टेट चेंज कर दिया था इसलिए ये चीजें है। हाँ, इंडिया में अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया है कितना है? 96। ठीक है? ये जरूर याद रखिएगा। इंडिया हैज अडॉप्ट कोपरा इन छत्तीसगढ़ 95th एंड सिलीसेट झील लेक इन राजस्थान 96 इन द रामसर लिस्ट। क्लियर है? एंड द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया रिच 96। टोटल नंबर कितने हैं? वो आपके 96 है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के अगर प्रश्न आए तो ये सभी चीजें आपको याद रखिएगा। ठीक है? छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? ये जो है कोपरा जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसर साइट्स, याद रखिएगा। ये क्या है? प्राकृतिक जलाशय, ए नेचुरल जो है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? और जो सिलीसेट है वो क्या है? तो सिलीसेट जो है राजस्थान के अलवर जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में है? एंड आर्टिफिशियल है ये ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहां पर है? ये आपके अलवर जिले में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ये पड़ता है। इट इज लोकेटेड इज बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये क्या है? ये कृत्रिम आर्द्रभूमि है, यानी कि ये कह सकते हैं ये कहां पर है? ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड 1845 महाराजा विनय सिंह जो है उनके द्वारा जो है रूपारेल नदी की सहायक धारा पर इसे निर्मित किया गया है। तो अगर आपसे बारे में पूछा जाए कोपरा जलाशय, तो यह भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर नया क्वेश्चन आया। ठीक है? दूसरा ध्यान से क्वेश्चन पूछिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में जो मैं चर्चा कर दूं आप सभी को, तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखना सीखिए आप सभी। तो मैं सबसे पहले इसको बदल देता हूं, इसकी जो टेक्नोलॉजी को बदल देता हूं। चलिए अब जो है मैं इस पे बात कर सकता हूं। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलीसेट झील एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में है। दूसरा, कोपरा जलाशय महानदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और एक तटीय आर्द्रभूमि है। कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, 1 and 2 एंड न तो 1 न तो 2। ठीक है? ये क्वेश्चन है। यहां लिखा है कि सिलरेक लेक इज ए नेचुरल वेटलैंड्स लोकेटेड इन द बफर जोन ऑफ द सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड कोपरा रिजर्व इज लोकेटेड इन द महानदी रिवर बेसिन इन द कोस्टल वेटलैंड्स। कह रहा है कि विच ऑफ द स्टूडेंट गिवन अबव इज द करेक्ट? ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 या 2। यही क्वेश्चन है ना? यही क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी दिक्कत क्या है। इस क्वेश्चन में पहला तो ये जान लो इस क्वेश्चन में समस्या क्या है। इस क्वेश्चन में जो कोपरा जलाशय है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? कोपरा जलाशय। तो क्या ये जो कोपरा जलाशय है ये कहां पर है? पहली बात तो ये जानना चाहिए कि जो कोपरा जलाशय जो बोल रहा है महानदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और ये एक तटीय आर्द्रभूमि है। क्या यह तटीय आर्द्रभूमि है? क्या पहले तो क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िए कि क्या यह तटीय आर्द्रभूमि है? तो ये तटीय नहीं, ये कृत्रिम यानी कि प्राकृतिक, याद रखिएगा।
मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। क्लियर है सबको? ये क्या है? मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक, जिसे कहते हैं कृत्रिम मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, अभी मैंने जिसके बारे में चर्चा किया। इसके साथ साथ जो मैंने कहा, कोपरा जलाशय महानदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1845 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा रूपारेल नदी की सहायक धारा पर यह निर्मित किया गया है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए आप सभी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए कि हाल ही में समाचारों में रही कैनो क्रिस्टल नदी और सने तिम्पिचा नदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोलंबिया और पेरू से, ब्राजील और इक्वाडोर से, वेनेजुला और बोलिविया से, अर्जेंटीना और चिली से। कैनो क्रिस्टलिस रिवर एंड सैन तिम्पिचा रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग? कोलंबिया एंड पेरू, ब्राजील एंड जो है इक्वाडोर, एंड वेनेजुला एंड बोलिविया, एंड अर्जेंटीना एंड चिली। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है, ध्यान से पहले देखिए, ये कहां पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया, और कहां पर है? ये पेरू। तो फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फर्स्ट आंसर? जो कि कैनो है ना, कैनो क्रिस्टल नदी जो है, कोलंबिया बेसिकली कहा गया, कैनो क्रिस्टल नदी कोलंबिया, इसे 5 रंगों की नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है ना, कैनो क्रिस्टल नदी और सने तिपिंचा नदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कैनो क्रिस्टल जो नदी है ना आपका, ये कैनो क्रिस्टल नदी जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, इसको 5 रंगों की नदी के रूप में भी जाना जाता है। और यह जुलाई और नवंबर के बीच इसका रंग जो होता है, इसका जो कलर होता है, वो कलर या तो येलो हो जाएगा, या तो ग्रीन हो जाएगा, या तो ब्लैक हो जाएगा, या तो रेड हो जाएगा, और या तो ब्लू हो जाता है। इसका कारण क्या है? अगर आपसे कारण पूछिए तो आप बताइए कि राइन कैलोसिस कैविग्रिया एक जली पौधा है जो सूर्य के प्रकाश और जलीय परिस्थितियों के साथ अपना रंग बदलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही बात है, कैनो क्रिस्टल नदी क्या है? ये यह 5 रंगों की नदी है, आल्सो नोन एज रिवर ऑफ 5 कलर्स। लिख लीजिए, रिवर ऑफ 5 कलर, रिवर ऑफ 5 कलर, 5 रंगों की नदी, रिवर ऑफ 5 कलर। क्लियर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया और पेरू। और ये जुलाई और नवंबर के बीच में, कब बेटा? बिटवीन जुलाई एंड नवंबर इट चेंज कलर फ्रॉम येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड एंड ब्लू। ठीक है, कब? जुलाई एंड नवंबर। ठीक है, जुलाई एंड नवंबर। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से कलर होता है? चेंज कलर फ्रॉम, लिख लीजिए, चेंज कलर फ्रॉम, कौन कौन से कलर चेंज हो जाते हैं भाई इसके? तो चेंज कलर फ्रॉम कौन से कलर? येलो, ग्रीन, ब्लैक लिख लो, येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड। ठीक है, एंड कौन सा कलर है? ब्लू। क्लियर है सबको? याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आजकल एक ट्रेंड चला है आपके पेपर में कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, ये चीजें क्या है, क्या आप इसको जानते हैं? और इसका कारण अगर आपसे पूछे कि रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन, तो कह सकते हैं सर इसका कारण जो है राइन कैलोसिस। लिख लो कारण, अगर आपसे पूछे राइन, क्या राइन? तो लिख लो बेटा, राइन कोलैसिस कहते हैं इसे, कोलैसिस, कोलैसिस लिख लीजिए। राइन कोलेसिस क्या है? कैलविगेरा, कैलविगेरा। और ये राइन कोलेसिस कैलविगेरा क्या है? एक जलीय पौधा है। क्या है ये? एक जलीय पौधा, एक जलीय पौधा है, पौधा है। और ये जलीय पौधा क्या है भाई? ये जलीय पौधा है। और ये जलीय पौधा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश के साथ अपना रंग बदलता है। लिख लो, ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश के साथ, लिख लो, प्रकाश के साथ रंग बदलता है।
ठीक है, कलर चेंज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका मैंने आप लोग को पूरा डिटेल दे दिया। ठीक है, तो कोलंबिया और पेरू याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। भारत के समुद्र मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैरीन फिशरीज इन इंडिया। फर्स्ट, तमिलनाडु की तटरेखा भारतीय राज्यों में सबसे लंबी है, जिसके कारण यह समुद्री मत्स्य उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान करता है। कह रहा है कि तमिलनाडु हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमॉन्ग इंडिया स्टेट, मेकिंग इट द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू मैरीन फिशर्स प्रोडक्शन। दूसरा है, भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन कुल मत्स्य उत्पादन का 50% से अधिक योगदान देता है। Marine fisheries production in India contributes more than 50% of the total fisheries production. कौन सा सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड नाइदर वन नाइदर टू। अभी मैंने आपको बताया, ये बेटा अभी मैंने आप सभी को बताया और मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया। तो आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप सभी, क्या तमिलनाडु की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है क्या? नहीं, तमिलनाडु की नहीं है माय डियर, गुजरात की। अभी मैंने कहा गुजरात, तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया। और मैंने ये कहा आंध्र प्रदेश, यहां लिखा है तमिलनाडु, यहां पे क्या लिखा है? तमिलनाडु, तो वैसे वो भी गलत हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश है भारत में सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भी वैसे ही गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि जस्ट अपोजिट दिया गया है। समुद्र मत्स्य के उत्पादन में मैरीन कंट्रीब्यूट्स, जो मैरीन फिशरीज है, इसके कंट्रीब्यूट अबाउट 25% ऑफ इंडिया टोटल फिशरीज प्रोडक्शन। इनके समुद्री मत्स्य पालन जो है भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में 25% का योगदान देता है, जबकि यहां पर लिखा है 50%, इसीलिए ये गलत हो गया। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा, यहां लिखा है 50%, बट इसका सही आंसर है 25%। मैरीन फिशरीज कंट्रीब्यूट टू अबाउट 25% ऑफ इंडिया टोटल फिशरीज प्रोडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य विश्व के पहले वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित सागौन वृक्षारोपण का घर है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व या परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? विच आर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन होम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिफिकली मैनेज्ड टीक प्लांटेशन? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व या परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो ये जो है, जो पूछ रहा है कि साइंटिफिक रूप से कौन सा है, तो वो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। आंसर इज डी। और ये कहां पर है? ये बेटा केरल में है। कहां पर है? केरल के पलक्कड़ और त्रिशूल जिलों में ये स्थापित। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 2009 में इसे क्या क्या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये कहां पर है? तो परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है, यह है केरला। कहां पर है बेटा? केरला में। ठीक है, केरल में, केरला। क्लियर है? याद रखिएगा। और मैंने कहा जिसे डिक्लेयर कब किया गया था टाइगर रिजर्व इन द डिक्लेयर इन टाइगर रिजर्व इन 2009। टाइगर रिजर्व 2009 में से घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है, डिक्लेयर टाइगर रिजर्व इन 2009। प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं ना, प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर है? तो ये कहां पर है? तो ये केरला में है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि केरला के वर्तमान में वहां के कौन, वहां के खास करके अगर मैं आपसे पूछूं सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि यह विश्व का पहला जो है वैज्ञानिक अगर कहा जाए, यानी कि प्रबंधित का है सागौन बागान है। और यहां कन्नीमारा नामक एक विशालतम और प्राचीनतम सागौन का वृक्ष है। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिकली मैनेज्ड टीक प्लांटेशन एंड हैज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टीक ट्री कॉल्ड कन्नीमारा।
ठीक है, याद रखिएगा, कन्नी मारा बेसिकली उसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोगों को लग रहा हो सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूपीएससी में क्या पूछेगा? बिल्कुल पूछ सकता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू इनलैंड वाटर वेज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट 2016 के तहत की गई थी। The Inland Waterways Authority of India was established under the National Waterways Act 2016. दूसरा, अंतर्देशीय पोत एक्ट 2021 एक पुराने कानून को प्रतिस्थापित कर दिया, तब पूरे भारत में अंतर्देशीय पोतों के लिए एक समान नियम लागू किए गए। यानी कि द इनलैंड Vessel Act 2021 replaced an older law and introduced uniform rules for inland vessels across India. तीसरा है, किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग तभी घोषित किया जा सकता है जब वह कम से कम 100 किलोमीटर लंबा हो तथा कई राज्यों में सेवा प्रदान करता हो। A waterway can declare a national waterway only it and list 100 km long and serves multiple states. Consider the following question. ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, सभी और कोई भी नहीं। अब बताओ, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, आप मुझे बताइए कि पूछ रहा है कि भाई कौन सा सही है, यही तो पूछ रहा है कि सही कौन सा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए सही कौन सा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि सही कौन सा है। तो क्या यह जो प्राधिकरण है क्या 2016 के तहत की गई थी क्या? पहली बात तो ये बताओ, क्या इसे 2016 के तहत किया गया था? इसे 2016 के तहत नहीं किया गया था। इसमें पूछ रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है, कितने कथन सही है, यही तो पूछ रहा है। तो माय डियर, पहला इसलिए गलत हो गया, क्यों गलत हुआ कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है बेटा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एक्ट 1985 के तहत की गई थी। यह इसलिए गलत हुआ क्योंकि एक्ट 1985 का था। पूछ रहा है कि कितने कथन सही है, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बताओ कि एक सही है, दो सही है, कौन सा सही है? तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 नहीं है, 1985 है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत हुआ माय डियर? कितने सही है, यही तो पूछ रहा है। कितने ये पूछ रहा है ना। दूसरा कहा है किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग तभी घोषित किया जा सकता है जब वह कम से कम 100 किलोमीटर लंबा हो तो कई राज्यों को सेवा प्रदान करता हो। गलत। A waterway can be declared a national waterway only it is at least 100, not 100, only 50 किलोमीटर, और उस पर शक्तिशाली जहाजों का आगमन हो सके। तो यहां पर 100 किलोमीटर नहीं है, यहां पर 50 किलोमीटर है, इसलिए यह भी पॉइंट हमारा गलत हो गया। इज दैट क्लियर? बात समझे ना। यहां 100 किलोमीटर दिया था बट कि 50 किलोमीटर है। यहां इसलिए गलत है कि एक्ट 1985 का था। आप समझिएगा मेरी बात को। तो जाहिर सी बात है ये जो है बिल्कुल, ये ऑप्शन भी केवल कितने सही है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ऑप्शन सही है, यानी कि ओनली वन, एक सही है, मतलब एक ही ऑप्शन सही है। बात क्लियर हो गया, मतलब कितने कथन सही, एक ही कथन सही है, तो याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मतलब पहले एक कथन सही है, दो कथन सही है, ये आपसे पूछा हुआ था, तो मैंने कहा सिर्फ एक कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब आप सभी को मिल गया। 100 किलोमीटर नहीं था इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जितना पढ़ा रहा हूं बेटा अगर पढ़ लिए, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपका कभी भी पीटी नहीं रुकेगा। करंट अफेयर की तरफ, करंट अफेयर मैं निचोड़ पढ़ा रहा हूं आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नई चेतना 4.0 स्कीम। कोई स्कीम है जिसका नाम है नई चेतना 4.0 स्कीम। लिखा है कि दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से पढ़िए, रूरल डेवलपमेंट
ऑफ इलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। दूसरा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर रूरल वुमेन्स इंक्लूडिंग थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर रिसोर्स सेंटर। एंड थर्ड है, दिस स्कीम इज लिमिटेड टू अर्बन एरियाज ओनली एंड इट्स स्टेट लेवल लॉन्च टू प्लेस इन गुंटूर इन 2025। एंड हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। नई चेतना 4.0 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसमें जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना शामिल है। तीसरा है, यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है और 2025 में गुंटूर में इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। कितने कथन सही हैं? एक कथन सही है, दो कथन सही है, तीन कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है। अब इतना जब तक इस योजना के बारे में नहीं जानोगे माय डियर, तो कैसे आप लोग बताओगे? कैसे बताओगे? नई चेतना योजना क्या है? जो एक नेशनल इनिशिएटिव है, एक राष्ट्रीय पहल है। पहली बात तो नई चेतना योजना एक क्या है? राष्ट्रीय पहल है। और बोला है कि इसका योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है? नहीं, इसे केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। और इलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। बिल्कुल सही बात है। पहला तो बिल्कुल सही है, पहला सही है, बिल्कुल सही है। पहला चरण जो था इसका फर्स्ट स्टेज 2025 में नहीं बेटा, 2021 में शुरू किया गया था, इसलिए यह गलत है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को सशक्त बनाना, जिसमें जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना। तो कितने पॉइंट ऐसे हैं माय डियर जो सही है? इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हमारे इसमें पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे सही है। और इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जागरूक किया जाता है। अंडर द इनिशिएटिव वुमेन इटसेल्फ, जो सेल्फ हेल्थ ग्रुप जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसएचजी कहते हैं, आर एम्पावर्ड टू स्पीक अबाउट अगेंस्ट वायलेंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर वुमेन। दूसरा, गांव स्तर पर जागरूक, जो कहा जाए जागरूकता बैठकों, संवाद के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, सामुदायिक अभियानों का आयोजन किया जाता है। इसमें महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा, बाल विवाद, दहेज प्रथा तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर इस पर चर्चा की जाती है। यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो कह सकते हैं कि अवेयरनेस मीटिंग, डायलॉग्स, प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी कैंपेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड द विलेज लेवल वेयर इशूड सच एज वुमेन्स राइट्स। वुमेन मतलब महिलाओं का अधिकार, जो उनका डोमेस्टिक जो कहा जाए वायलेंस है, या चाइल्ड मैरिज की बात की जाए, या इसमें डाउरी की बात की जाए, दहेज की बात की जाए, एंड वर्क प्लेस हरासमेंट आर डिस्कस्ड, मतलब डिस्कस किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो इसका ये जवाब है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो माय डियर इसका आंसर दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हब योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हब स्कीम। फर्स्ट, यह योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एससी/एसटी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियान्वित की जाती है। दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई टू एनकरेज एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड है, योजना के तहत एससी/एसटी एमएसएमई से 4% खरीद का अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित है। Under the scheme, a mandatory target of 4% procurement from SC/ST MSME is set. उपरोक्त में से कौन से सही है? फर्स्ट एंड सेकंड एंड नाइदर वन नाइदर सेकंड। ओनली वन ओनली टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नाइदर वन नाइदर टू। अब ये क्वेश्चन आ गया और आप लोग को लगा कि सर कौन सा क्वेश्चन दे दिए। बेटा ये यूपीएससी की खूबसूरती है, एकदम यूपीएससी लेवल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। आज के पहले जिस तरह से पढ़ाया, मैं अपने पढ़ाने के तरीके में जो है चेंजिंग कर रहा हूं, और मैं इतिहास रच दूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप
इतिहास ऐसे रचूंगा कि आप लोगों को लगेगा कि कोई टीचर पढ़ाया था आप सभी को। आज तक मैंने बहुत सारे थ्योरी पढ़ाया, लेकिन सर ने कहा कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से बाइलिंगुअल क्वेश्चन आप बताएं बच्चों को, हमारे राजस्थान के बच्चों को बताएं, पूरे भारत के बच्चों को बताएं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में सब देते हैं। और मैं कोशिश करूंगा पूरा 100% एक एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, जब पेपर आएगा छप के आएगा पेपर में क्वेश्चन। पहले तो ये जानो कि ये क्या है, ये जो हब कह रहा है ये हब है क्या, पहले तो ये जानो किसके लिए किया गया है। तो ये योजना एमएसएमई मतलब होता है सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय, पहली बात। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई टू इंकरेज एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि यह योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एससी/एसटी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियान्वित की जाती है। एकदम क्लियर है। एससी/एसटी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल समुदाय जो है बेटा, उद्यमी संस्कृति और उद्यमियों की क्षमता को बढ़ाना है, टू प्रमोट entrepreneurship culture and enhance the capabilities of entrepreneurs in the SC/ST communities। ये बात कर सकते हैं। तीसरा, क्रियान्वयन कौन कर रहा है? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, दैट इज कॉल्ड NSIC। ठीक है, बिल्कुल इसका क्रियान्वयन जो किया जा रहा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड NSIC के द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? बिल्कुल सही जवाब है 4% खरीद का लक्ष्य अनिवार्य करना है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यही तो क्वेश्चन पूछा है, यही खूबसूरती है। अगर आपसे पूछे इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास उद्योग निगम लिमिटेड के द्वारा। लिख लो इंप्लीमेंटेशन, ऐसे लिखो, इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंप्लीमेंटेशन तो NSIC। हु इज NSIC? हु इज NSIC? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज। लिखो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लिखो कॉर्पोरेशन, ठीक है बेटा, लिमिटेड। ये क्या है? इसके द्वारा इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये भी बात आप सभी को इसमें इंश्योर करना है। अंडर दिस स्कीम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, मार्केट लिंकेज प्रोग्राम, स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, यानी कहने का मतलब कि योजना के तहत SC/ST उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, बाजार संपर्क कार्यक्रम, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कितनी अच्छी क्वेश्चन है और कितना बढ़िया मैंने इसका जवाब दिया। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। ये सब पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन भी इसमें ऐड करवा दिया हूं करंट अपडेट के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। 103वें यानी कि 103वें संवैधानिक संशोधन एक्ट 2018 द्वारा इसे संवैधानिक का दर्जा दिया गया। It has been given constitutional status by the 103rd Constitutional Amendment Act 2018। दूसरा है, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रदान किए गए उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच व निगरानी करता है। It examines and monitors all matters relating to the measure provided for the socially एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। थर्ड है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, सेकंड, सभी तीन और कोई भी नहीं। हाउ मनी एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कितने स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितने स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं, ये पूछा है। तो माय डियर एक बात बताओ, आप लंबा चौड़ा पढ़ के चले गए और पॉलिटी के क्वेश्चन में आपसे यह पूछ दिया करंट अपडेट करने के साथ, क्या इसे 103वें संवैधानिक संशोधन एक्ट के द्वारा किया गया है?
103 के लिए अगर नहीं किया गया 102 है, दिस इज नॉट 103, 102 है। 102 Constitutional Amendment Act 2018 provided constitutional status to the National Commission for Backward Classes, that is called NCBC। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रदान किए गए उपायों संबंधित सभी मामलों की जांच निगरानी करता है। बिल्कुल सही बात है, करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे संवैधानिक संशोधन एक्ट, भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद है, एक है 338 और 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया जब एक्ट में चेंजिंग हुआ। बात समझ में सभी को, तो यह भी बात आप सभी को लिखना है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 साल नहीं होता है, ओनली 2 ईयर होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये पॉइंट सही है। तो केवल और केवल कितने सही हैं? स्टेटमेंट पूछ रहा है ना कि आप बताओ कि कितने स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। यानी कि पहला इसलिए गलत है कि 103 नहीं है, 102 है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहां पर 5 ईयर का नहीं होता माय डियर, 2 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है। तो इसलिए के की स्टेटमेंट यहां पर सही है। अरे ठीक है सबको, तो बेटा जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, पूरा करंट को एकदम निचोड़ दूंगा आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ। तो लिख लीजिए, कुछ पॉइंट मैं लिखवा देता हूं माय डियर, सब लोग लिखिए इस पॉइंट को। फर्स्ट क्या है कि 10 लिखो, 102। सेकंड 102 कॉन्स्टिट्यूशनल लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, लिखिए अमेंडमेंट। क्या? एक्ट 2018, एक्ट 2018 क्या कहता है दोस्त? प्रोवाइड्स, लिखिए प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? तो प्रोवाइड्स लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोवाइड करता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लिखिए टू किसे करता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, एनसीबीसी। नेशनल लिख लो ऐसे, कमीशन फॉर बैकवर्ड बैकवर्ड ऐसे लिखिए, बैकवर्ड क्लासेज। क्लियर है? ये बात लिखना है। और द एक्ट में 2 ऐड किए गए थे, 2 न्यू आर्टिकल्स ऐड, 2 न्यू आर्टिकल्स ऐड। कौन से ने? 338 ए। इज दैट क्लियर? सॉरी 338 नहीं था, 338 बी ऐड किया गया था, और एक और ऐड किया गया था बेटा 342 ए। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस संविधान संशोधन एक्ट के तहत भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेदों का पदार्पण हुआ, 338 बी और 342 ए। क्लियर है? तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है। तो माय डियर, जितने भी प्रश्न मैं आपको कराया आज, उन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से याद रखना है और चीजों पे अच्छे से काम करना है। बात समझ में आए ना? 3 चीजों पे अच्छे से बेटा काम करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी परीक्षा में। अगर मान लीजिए नहीं मालूम होगा तो कितना गलत है। एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराता हूं, एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, यूपीएससी अध्यक्ष के व्ययों को छोड़कर यूपीएससी के सदस्यों के वेतन और पेंशन सहित सभी व्यय संसद में मतदान के अधीन होते हैं। तीसरा, यूपीएससी का कोई सदस्य अपने कार्यकाल के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है। यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट बाइंडिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। बात समझ में आया? बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, ऑल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एक्सेप्ट द एक्सपेंस जो है expense of the UPSC chairman and subject to the vote in the parliament. And third है, a member of UPSC is eligible for appointment as the chairman of UPSC after his tenure. How many above statement are correct? Only one, only second,
ऑल थ्री एंड नन। अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आ जाए, आपसे पूछे कितने कथन सही है, तो माय डियर एक बात बताओ, आपने पॉलिटी पढ़ा है और उसमें अगर ये क्वेश्चन दे दे कि राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार के कारण भी हटा सकता है, बात समझा। लेकिन ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए पहले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना होता है और संविधान के इस उपबंध के अनुसार यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। यहां लिख दिया नहीं होती है, तो हो गया कल्याण। अरे होती है बाध्यकारी। दूसरा, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं। और इसके बाद लिखा है कि इस प्रकार में ये संसद में मतदान के अधीन नहीं है, जबकि यहां पर क्या होते हैं, मतदान के अधीन। तो ये भी हो गया गलत। यूपीएससी का कोई सदस्य, तीसरा कहा है ना कि यूपीएससी का कोई सदस्य, तो क्या हो जाएगा माय डियर, यूपीएससी का कोई सदस्य। अगर याद रखिएगा ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन इसका सही जवाब हो जाएगा। यह है खूबसूरती आज की तैयारी की। ठीक है, तो आज के लिए चूंकि हम लोग इतना ही करते हैं, और जो भी प्रश्न था, मैंने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके करंट अफेयर के, जो भी एक हफ्ते के जितने भी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न थे मैंने लेके आया। हमने सारे मुद्दे पर हमने परिचर्चा किया, तो हमने सारी चीजों पे हमने बात किया। जितने भी प्रश्न थे काफी इंपॉर्टेंट थे, और राष्ट्रीय पिछड़ा एजेंसी बीसी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात किया हम लोगों ने। हमने जो है आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पे भी एक्ट पे हमने बात किया। इसके साथ साथ नई चेतना 4.0 योजना क्या है इस पे बात किया। इसके साथ भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के संदर्भ में इसके एक्ट के बारे में हमने बात किया। हमने जो है बाघ अभ्यारण्य के बारे में हमने परिचर्चा किया। हमने समुद्री मत्स्य पालन के संबंध में बात किया। हमने जो है आपके जो है सारे कलर्स के बारे में, समाचार पत्रों में कैनो क्रिस्टल नदी के बारे में चर्चा किया। हमने जो है आपसे सिलिसेट झील एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि, इसके बारे में हमने बात किया। और इनफैक्ट हमने कोपरा जलाशय क्या है, इन सभी मुद्दों पर परिचर्चा हमने करने का पूरा प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो आज पढ़ाया हूं जरूर अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, हम मोटिवेट होंगे। अगर आप लोग को ये चीजें अच्छी लगेंगी तो मैं रोज क्लास लेकर आऊंगा। आपके सर खुद कहेंगे सर मेरा क्लास ले लीजिए, और रोज क्लास हमारे बच्चों को दीजिए। हमारे बच्चों को दोनों माध्यम में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों माध्यम में पढ़ाने का प्रयास कीजिए। दोनों मामलों में समझाइए बच्चों को कि कोपरा जलाशय 95th है कि 96 है। तो ये प्रश्न मैं क्यों लेकर आया, इस प्रश्न का लाने का मेन उद्देश्य यही है, क्वेश्चन जैसे पेपर में छपते हैं वैसे हूबहू प्रश्न मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको जब पेपर हो तो कहां नहीं लिखा है, कहां फॉल्स लिखा है, कहां ट्रू लिखा है, ये कम से कम देने की आपको हैबिट बन जाए। तो आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी, और इसी विश्वास के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने रिव्यू हमें जरूर दीजिए, और ताकि हम और भी धुआंधार तरीके से जो है इस धुरंधर बैच में लेकर आपके साथ मैं फिर मिलूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।